जिसके अबाउट मीन डिविएशन आप निकाल रहे होते हो, जिसके रिस्पेक्ट में मीन डिविएशन आप निकाल रहे होते हो, ये कोई भी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है। ये मीन हो सकती है, या मीडियन हो सकती है, या फिर मोड भी हो सकती है। पर ये जो शब्द है मीन डिविएशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सारे के सारे डिविएशंस का अरिथमेटिक मीन निकालते हो, इसीलिए यहाँ मीन डेविएशन लिखा है। और आपने देखा कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों केसेस में हमने सेम काम किया था, हमने डिविएशंस निकाले हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कंसिडर की हैं और फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकाला है। करा तो यही है ना, करा तो यही है। यस, दैट इज व्हाई मीन डेविएशन शब्द मेक सेंस, क्योंकि हम डिविएशंस का मीन निकालते हैं, बात खत्म। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इससे। ये क्वांटिटी कोई भी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, ईदर मीन और मीडियन और मोड, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किसके अबाउट मीन डिविएशन निकालने को कहता है, हम उस हिसाब से इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इनफैक्ट कई बार इस सेंट्रल वैल्यू की जगह हम कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन भी रख देते हैं आउट ऑफ द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। तो इस केस में पिक्चर क्या बन जाती है कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन की डिविएशन निकाल रहे हो फ्रॉम दिस सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन। ओके, ये भी कई बुक्स में एज अ सिनेरियो अकर होता है, पर हमारे लिए मतलब की बात यह है कि इस कैपिटल एम की जगह कोई भी इन तीनों में से सेंट्रल वैल्यू बैठ सकती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है इस वर्ड मीन डिविएशन से, क्योंकि मीन डिविएशन का सिंपली मतलब क्या है कि आप डिविएशंस, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिविएशंस हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनका अरिथमेटिक मीन निकालना चाह रहे हो। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड भी हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये मेरे पास ओल्ड डेटा सेट है जिसका मीन मैं कहती हूं m1 है। ठीक है। कैपिटल एक्स वो रैंडम वेरिएबल है जो ये सारी ऑब्जर्वेशंस अज्यूम करता है, ये सारी वैल्यूज लेता है। मैं क्या करती हूं, इस पूरे डेटा सेट में स्मॉल a विच इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर देती हूं थ्रू आउट। तो मेरे पास जो नया डेटा सेट आ जाता है वो क्या होगा, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए एंड सो ऑन xn प्लस ए, है ना। ये हो गया मेरा न्यू डेटा सेट। ओके, लेट्स से कैपिटल Y वो रैंडम वेरिएबल है जो ये सारी वैल्यूज अज्यूम करता है। तो मतलब x1 प्लस ए हो गया y1, x2 प्लस ए हो गया y2, ये हो गया y3 एंड सो ऑन, ये होगा yn। तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन लेट्स से मैं m2 से डिनोट करती हूं, तो वो होगा पुराने वाले डेटा सेट का मीन प्लस a। कन्विंस्ड? यस और नो? बड़ा सिंपल है जस्टिफाई करना। भाई मुझे नए वाले डेटा सेट का मीन निकालना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि समेशन yi अपॉन n। पर yi एक्चुअली क्या है, xi प्लस a, है ना। मतलब ये बन गया समेशन xi अपॉन n प्लस समेशन a अपॉन n। Summation xi upon n is nothing but m1, and what is this, na upon n, n cancel हो गया, you are left with m1 plus a। ये क्या था, m2। तो m2 आ चुका है इक्वल टू m1 plus a। ओके, यस। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं दोनों ही अवेलेबल डेटा सेट का मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना चाहती हूं और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहती हूं। ओके, तो मीन डिविएशंस को कंपेयर करने के लिए मैं बेसिकली डिविएशंस को कंपेयर करूंगी, और इन अदर वर्ड्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशंस को कंपेयर करूंगी। तो पुराने डेटा सेट में absolute value of deviation of each xi from the central value mean will be written as what, mod of xi minus m, है ना। ये हो गया mod di। this is for every i varying from 1 to n, है ना। ऐसे ही नए वाले डेटा सेट के केस में भी हम absolute value of deviations लिखते हैं, तो वो क्या आएंगी, mod of yi minus m2, यहाँ m1 आएगा, राइट। तो mod of yi minus m2, पर yi क्या है, xi प्लस a, और m2 क्या है, m1 प्लस a। तो मेरे पास बचता क्या है, mod ऑफ xi माइनस m1। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, समथिंग वेरी फैंटास्टिक, कि सेकंड वाले डेटा सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिविएशंस निकल रहे हैं, दे आर इक्वल टू फर्स्ट वाले डेटा सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिविएशंस निकल रहे हैं। ओके, फाइन। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन
फॉर द सेकेंड डेटा क्या होगा, समेशन मॉड ऑफ yi minus m2 where I is varying from 1 to n whole upon n and mean deviation about mean for the first data set क्या होगा, summation mod of xi minus m1 upon n where I is varying from 1 to n. पर क्योंकि mod of yi minus m2 is same as mod of xi minus m1 for every I, इसका मतलब ये दोनों के दोनों LHS RHS क्वांटिटीज बराबर हैं. तो मेजर टेक अवे यहाँ पे ये है कि जब आप एक कांस्टेंट को थ्रू आउट डेटा सेट ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे पहली बात तो डिविएशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस मीन डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड अगर अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेट्स से यहाँ पे भी मीन जो है वो m1 है मेरे ओल्ड डेटा सेट का. ओके, कैपिटल X इज द रैंडम वेरिएबल टेकिंग अप दीज वैल्यूज. तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँ. What I'm going to do now, I'm going to multiply this entire data set throughout by a non-zero number small a. तो ऐसा करने पे मेरा नया डेटा सेट क्या आ जाएगा, ax1, ax2, ax3 and so on axn, है ना. ये हो गया मेरा न्यू डेटा सेट. इसका मीन क्या होगा, लेट्स से मैं m2 से डिनोट करती हूँ तो वो होगा a टाइम्स m1. जब ऐड किया था कांस्टेंट तो मीन पे क्या फर्क पड़ा, मीन ऑल्सो गॉट एडेड विद द सेम कांस्टेंट. अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्रू आउट बाय नॉन जीरो कांस्टेंट ए तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीन विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम नॉन जीरो कांस्टेंट ए. आप ये अपने आप बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं. ओके, तो यहां से मुझे समझ आता है कि मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जिससे अगर मैं इसको y1, y2 एंड सो ऑन yn कहती हूँ, मतलब yi इज नथिंग बट a टाइम्स xi, है ना. राइट, ओके. अब डिविएशंस को कंपेयर करते हैं, है ना. उसी से मुझे समझ आएगा कि मीन डिविएशंस अबाउट मीन में क्या रिलेशन बैठ रहा है. ओके, तो पुराने वाले डेटा सेट में डिविएशंस क्या आएंगी, मॉड ऑफ xi माइनस m1, है ना. ऑब्वियसली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशंस की बात कर रही हूँ मैं. और नए वाले डेटा सेट में डिविएशंस क्या आएंगी, मॉड ऑफ yi माइनस m2. पर yi क्या है, a टाइम्स xi, m2 क्या है, a टाइम्स m1, मतलब ये बन गया मॉड a टाइम्स मॉड ऑफ xi माइनस m1. तो इससे मुझे ये समझ आता है कि नए वाले डेटा सेट के डिविएशन इज मॉड a टाइम्स पुराने वाले डेटा सेट का डिविएशन. एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप इनके मीन डिविएशंस में भी रहेगा. तो इससे समझ हमें ये आता है कि जब भी आप एक अवेलेबल डेटा सेट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज और कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द मीन डिविएशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू डेटा सेट. मतलब ऐसा करने पे क्या हो जाता है कि मीन डिविएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए और डिवाइडेड बाय मॉड ए, डिपेंडिंग अपॉन आपने मल्टीप्लाई किया है कि डिवाइड किया है. ठीक है, बस ए से मल्टीप्लाई किया है तो मॉड ए से मीन डिविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से डिवाइड किया है तो मॉड ए से मीन डिविएशन डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. यहाँ पे लिखा है कि एक डेटा सेट है a 2a 3a अप टिल 50a, इसका मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन इज 50, देन कंप्यूट मॉड a. ठीक है, तो डेटा सेट क्या दिया हुआ है, a 2a 3a 4a एंड सो ऑन टिल 50a. तो सबसे पहली बात तो क्योंकि ये डेटा अनग्रुप्ड फैशन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस लिस्ट ऑफ टर्म्स के समान प्रेजेंटेड हैं. तो अगर मुझे सबसे पहले इसका मीडियन कंप्यूट करना है तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि मीडियन ओरिजिनल डेटा पे नहीं अरेंज डेटा पे कंप्यूट किया जाता है. मतलब पहले तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये ऑब्जर्वेशंस या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ी है असेंडिंग फैशन में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ी है डिसेंडिंग फैशन में. तो एक बात ध्यान दो विच इज क्वाइट नाइस हियर, स्मॉल ए पक्का से एक नॉन जीरो टर्म तो है. अगर ये पॉजिटिव है उस केस में ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो जाती है छोटे से बड़ी, और अगर ए एक स्ट्रिक्टली नेगेटिव रियल कांस्टेंट है उस केस में यही सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाती है बड़ी से छोटी, है ना. तो ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक बात तो पक्का है कि ये ऑलरेडी ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड सीक्वेंस है, यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखा हुआ है ऑलरेडी.
हमें कुछ नहीं करना, हम सीधे मीडियन कंप्यूट करने पे बात कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो चलो, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज 2a, थर्ड टर्म इज 3a, फोर्थ टर्म इज 4a, मतलब nth टर्म इज na एंड सो ऑन, 50th टर्म इज 50a। तो इन टोटल यहाँ पे 50 टर्म्स हैं, मतलब n इज 50 एंड 50 वी नो इज इवन। तो इस केस में मीडियन क्या होगा, मतलब कैपिटल M, अगर मैं इसको मीडियन से डिनोट करूं तो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n बाय 2th एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n 50 है तो मीडियन क्या होगा, 50 बाय 2 मतलब 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 50 बाय 2 प्लस 1 मतलब कि 26th ऑब्जर्वेशन बाय 2, है ना। मीडियन इज 25th और 26th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, मतलब उनका सम डिवाइडेड बाय 2। तो nth ऑब्जर्वेशन क्या है, na, तो 25th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 25a, 26th ऑब्जर्वेशन होगी 26a डिवाइडेड बाय 2, यहां से आ जाता है 25.5a। ओके, कूल। मीडियन मेरे पास आ चुका है a के टर्म्स में। अब मुझे दिया हुआ है कि 50 है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और ये अनग्रुप डेटा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, मॉड ऑफ summation of mod of xi minus m, I going from 1 to n is 50 upon n, n is again 50। यहाँ पे xi minus m क्या है, deviation of each ith observation from the central value m, जो हमारे इस क्वेश्चन में मीडियन है। ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये 50 लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ले जाऊं तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड वाले पूरे समेशन को खोलते हैं सो दैट पिक्चर गेट्स वेरी क्लियर। तो मॉड ऑफ x1 माइनस m प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस m प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ x50 माइनस m, ये है मेरा राइट हैंड साइड। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। x1 क्या है a, m क्या है 25.5a, x2 क्या है 2a माइनस 25.5a प्लस एंड सो ऑन। 24th ऑब्जर्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा 24a माइनस 25.5a, फिर 25th ऑब्जर्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा 25a माइनस 25.5a, देन 26th ऑब्जर्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा 26a माइनस 25.5a, नेक्स्ट होगा 27a माइनस 25.5a प्लस एंड सो ऑन। 49th ऑब्जर्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग होगा 49a माइनस 25.5a एंड 50th ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास आएगा 50a माइनस 25.5a। ऑल राइट, तो यहां से मेरे पास क्या आया, मॉड a कॉमन, और अंदर क्या बचा, 1 माइनस 25.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि 24.5, है ना। नेक्स्ट टर्म से फिर से मॉड ए कॉमन, अंदर क्या बचा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 25.5 मतलब कि 23.5 एंड सो ऑन। यहां से मेरे पास आएगा मॉड ए कॉमन, अंदर 1.5, यहां से मेरे पास आएगा मॉड ए कॉमन अंदर 0.5। ओके, यहां से मेरे पास आएगा अगेन मॉड ए कॉमन अंदर 0.5 प्लस यहां से मेरे पास क्या आएगा, मॉड ए कॉमन अंदर 1.5, है ना, प्लस एंड सो ऑन। यहां से मेरे पास आएगा मॉड ए कॉमन अंदर 23.5 और लास्ट टर्म होगा मॉड ए कॉमन अंदर 24.5। ओके, बेसिक कैलकुलेशन हो रही है, कुछ खास हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास 2500 था और राइट हैंड साइड में क्या आ चुका है, मॉड ए कॉमन अंदर मेरे पास है 24.5 गेटिंग एडेड 2 टाइम्स, देन 23.5 गेटिंग एडेड 2 टाइम्स एंड सो ऑन, 1.5 getting added 2 times, then 0.5 getting added 2 times. So it is actually 2 times 0.5 plus 1.5 plus and so on 23.5 plus 24.5, है ना।
और लेफ्ट हैंड साइड पे 2500 ऑलरेडी बैठा है। तो आप देख सकते हैं जो ये आपके पास लास्ट इक्वेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉड ए अननोन है, बाकी सब क्वांटिटीज आपके पास एक्चुअली में प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास मॉड ए आ जाएगा जो आपको चाहिए, है ना। तो लेट्स सॉल्व इट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी है, देख सकते हो आप, है ना। इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 0.5 और लास्ट टर्म आपको पता है 24.5। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n/2। कितने टर्म्स है इस एपी में, 25 टर्म्स, राइट। तो 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 25/2 इंटू 25। ओके, ये आ रहा है इसकी वैल्यू। तो मेरे पास ये बन जाता है 2 टाइम्स मॉड ए इंटू 25/2। 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब मेरे पास क्या बचा है, फाइनली मेरे पास बच जाता है 2500 इज इक्वल टू मॉड ए इंटू 25/25, है ना। तो ये दोनों 25 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ। फाइन, तो क्या आ गया 2500 एंड 25 इंटू 4, मतलब मॉड ए की वैल्यू आ चुकी है 4। बिंगो, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके देन, हम बात कर चुके हैं रेंज और मीन डिविएशन की। अगला हमें पढ़ना है वेरिएंस एंड देन वी हैव टू मूव टू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो थोड़ा सा कनेक्ट बिठाते हैं। देखो मीन डिविएशन में हमने पढ़ा था कि दिस मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड अपॉन व्हाट, कि हाउ मच ईच ऑब्जर्वेशन इज डिविएटेड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, राइट। वो सेंट्रल वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, या तो मीन, या तो मीडियन, या फिर मोड। पर अगर मैं सेंट्रल वैल्यू को फिक्स कर दूं कि मीन ही हो सकती है, उस केस में हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इस बात पे बेस्ड जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन टेक्निकली स्टैंडर्ड डिविएशन और कुछ नहीं, इट इज जस्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ओनली। इसीलिए पहले हम वेरिएंस निकालना सीखते हैं और फिर उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन कर देते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप मीन डिविएशन फाइंड कर सकते हैं अबाउट मीन और मीडियन और मोड, बट व्हेन इट कम्स टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हम सिर्फ डेटा के अरिथमेटिक मीन में ही इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, सो बोथ दिस एंड दिस, both these quantities are based upon arithmetic mean of the data set. Fine, let's begin studying variance. सबसे पहला केस है जब मेरे पास एक अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब डेटा रॉ फॉर्मेट में मेरे पास दिया हुआ है। इसके अंदर n डेटा पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स से कैपिटल X वो रैंडम वेरिएबल है जो ये सारी वैल्यूज अज्यूम करता है। तो इस डेटा सेट का मीन डिनोट किया जाएगा x बार से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि आप निकालें हाउ मच ईच ऑब्जर्वेशन इज डिविएटेड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। वो कैसे निकालते हैं, जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द मीन। तो हम निकालेंगे x1 माइनस एक्स बार, देन x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन का डिविएशन फ्रॉम मीन इज डिनोटेड बाय d1, दूसरी ऑब्जर्वेशन का डिविएशन फ्रॉम मीन इज डिनोटेड बाय d2 एंड सो ऑन dn। इसके बाद हम जनरली क्या करते थे, इन क्वांटिटीज को नॉन नेगेटिव बनाते थे हमारी जिंदगी आसान करने के लिए। अब एक तरीका नॉन नेगेटिव बनाने का होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, और दूसरा स्मार्ट तरीका नॉन नेगेटिव बनाने का होता है स्क्वायर कर देना, है ना। बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर हम जानते हैं नॉन नेगेटिव होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, नॉन नेगेटिव बनाने के लिए मैं इन सभी डिविएशंस का स्क्वायर कंसिडर कर लूंगी। ओके, स्टेप 2, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा स्टेप 2। भाई स्टेप 1 में आपने जो क्वांटिटीज निकाली हैं उनका अरिथमेटिक मीन है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरी, ये di स्क्वायर्स मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं विच आर इन टोटल n इन नंबर। तो उनका सम क्या होगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन dn स्क्वायर अपॉन देयर नंबर विच इज n।
कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगी समेशन डी आई स्क्वेयर आई गोइंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n, पर डी आई कुछ नहीं, व्हाट इज इट? इट इज xi माइनस द मीन. ओके फाइन. तो ये क्या हो गया? डिविएशन का स्क्वायर है ना, डिविएशन का स्क्वायर. तो ये क्वांटिटी कहना क्या चाह रही है? अरिथमेटिक मीन ऑफ डिविएशन का स्क्वायर. दैट्स इट, दैट इज योर वेरिएंस. ऑलराइट, तो ये तो एक फॉर्मूला आया हमारे पास वेरिएंस का, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि ये कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज थी. बट ऑल्टरनेटिवली हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है वेरिएंस निकालने का. लेट्स कैलकुलेट दैट. उसको निकालते हैं. मैं इसी फॉर्मूले को ना ट्रांसफॉर्म करूंगी, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, इस पे काम करके इसका एक ऑल्टरनेट लुक निकालूंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सिग्मा स्क्वायर, जिसको जैसा कि मैंने बताया वेरिएंस ऑफ एक्स भी कहते हैं, वो ये आ रहा है अभी. तो लेट्स ओपन इट अप. ओपन इट अप से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो व्हाट विल दिस बी? xi स्क्वायर माइनस 2xi x बार प्लस x बार स्क्वायर. Okay, where I is varying from 1 to n whole upon n. अब समेशन को हम ये तीनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास? समेशन xi स्क्वायर I रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस समेशन 2xi x बार अगेन I गोइंग फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन x बार का स्क्वायर I गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन n. अभी जो तीनों समेशंस न्यूमरेटर में बैठे हैं, इन तीनों पे एक एक करके ध्यान से काम करते हैं. देखो ये क्या है, इंडिविजुअली इसको देखो तो ये कौन सा टर्म दे रहा है मुझे नेक्स्ट स्टेप में? समेशन xi स्क्वायर I गोइंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये टर्म मिलता है. दूसरा क्या है? समेशन 2xi x बार अपॉन n I गोइंग फ्रॉम 1 to n. अब ध्यान से देखो, जो समेशन के अंदर बैठा है, क्या उसमें सब कुछ i पे डिपेंडेंट है? नहीं. वी हैव 2 and we have x bar. Both these quantities are not dependent upon i. है ना, तो मैं इन दोनों को समेशन के बाहर पुल कर सकती हूं. तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? I will simply get 2x bar upon n summation xi I going from 1 to n. यहां लिख देते हैं n. ठीक है, प्लस अगेन आप देख सकते हैं ये एक्स बार स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट टर्म, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन आई, इट इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू आई. तो मैं इसको फिर से समेशन के बाहर पुल कर सकती हूँ. अंदर क्या बचेगा? समेशन 1 आई गोइंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n. ठीक है, अब एक बात बताओ, समेशन xi अपॉन n क्या है? इट इज द मीन ऑफ योर ओरिजिनल डेटा सेट, है ना. मीन कैसे निकालते हो? समेशन xi अपॉन n वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो मैं ये जो क्वांटिटी है इसको x बार से रिप्लेस कर सकती हूँ. तो ये क्या बन गई? -2x बार होल स्क्वायर. -2x बार इंटू x बार मतलब -2x बार होल स्क्वायर, राइट. एंड व्हाट इज दिस? समेशन 1 व्हेन i गोज फ्रॉम 1 to n मतलब कि 1 + 1 + 1 n टाइम्स मतलब कि n. तो यहाँ क्या आ गया? n अपॉन n. n अपॉन n क्या होता है? 1, है ना. तो आपके पास क्या आया? -2x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर मतलब कि -x बार स्क्वायर. और अब ध्यान से देखो हमारे पास आया क्या हुआ है. ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. आपके पास है समेशन xi स्क्वायर I गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज को समझना है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं. ठीक है, गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. पहला टर्म जो है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट में x1 x2 x3 x4 अप टिल xn थे. मैंने इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर किया और उनका अरिथमेटिक मीन निकाला. यही तो है मेरा फर्स्ट टर्म, है ना. तो फर्स्ट टर्म क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस, या फिर इन शॉर्ट मीन
ऑफ स्क्वायर्स। और ये दूसरे टर्म की मैं बात करूं तो ये क्या है? ओरिजिनल डेटा का अरिथमेटिक मीन वाज एक्स बार, उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर ऑफ मीन। अब पढ़ो इसको, क्या लिख के आता है कि वेरिएंस मेरे पास आ रहा है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। ब्यूटिफुल, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो अलग अलग फॉर्मूले हैं टू कैलकुलेट वेरिएंस फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेटा अनग्रुप्ड ना हो कि ग्रुप्ड हो, मतलब कि अगर सपोज मेरे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो उस केस में हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ऑल राइट देन, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एफ आई के साथ लिखी हुई है। ऐसे एक डेटा सेट के लिए मुझे वेरिएंस निकालना सीखना है, राइट? तो लेट्स से इसका जो मीन है वो है एक्स बार। सबसे पहला स्टेप एकदम सेम है, डिट्टो फोटो कॉपी। कैलकुलेट द डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, मतलब x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, जिसको हम d1 d2 एंड सो ऑन dn कहते हैं। उसके बाद वी मेक दीज टर्म्स नॉन नेगेटिव। हाउ डू वी मेक देम नॉन नेगेटिव? वेरिएंस में हम नॉन नेगेटिव स्क्वायर करके बनाते हैं। मीन डेविएशन में हम डेविएशंस को नॉन नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेके बनाते हैं। वेरिएंस में हम डेविएशंस को नॉन नेगेटिव स्क्वायर करके बनाते हैं। पर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो रियलाइज करनी जरूरी है कि x1 इज अकरिंग f1 टाइम्स, x2 इज अकरिंग f2 टाइम्स एंड सो ऑन, xn इज अकरिंग fn टाइम्स इन द डेटा। तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है d1, वो भी कितनी बार अकर होगा? f1 टाइम्स। तो d1 का स्क्वायर भी कितनी बार अकर होगा? f1 टाइम्स। सिमिलरली d2 का स्क्वायर कितनी बार आकर होगा? f2 टाइम्स एंड सो ऑन dn का स्क्वायर आकर होगा fn टाइम्स। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ये जो क्वांटिटी स्टेप 1 में ऑब्टेन हुई है इनका अरिथमेटिक मीन ले लेना है, मतलब इनका सम क्या होगा? समेशन fi di स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन देयर टोटल नंबर। ध्यान से सोचो, d1 स्क्वायर कितने हैं? f1 इन नंबर। d2 स्क्वायर कितने हैं? f2 इन नंबर। d3 स्क्वायर कितने हैं? f3 इन नंबर एंड सो ऑन। dn स्क्वायर कितने हैं? fn इन नंबर। तो ये di स्क्वायर्स इन टोटल कितने हैं इन नंबर? f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन टिल fn, मतलब समेशन fi i गोइंग फ्रॉम 1 to n, है ना? ये अरिथमेटिक मीन है ये सारी ऑब्जर्वेशंस का, राइट? सारे के सारे di स्क्वायर्स का। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में? समेशन fi di स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन कैपिटल N। क्यों? क्योंकि द डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम इन शॉर्ट कैपिटल N से डिनोट करते हैं, राइट? तो ये क्या बन के आ गया मेरे पास इन द नेक्स्ट स्टेप? समेशन fi di स्क्वायर। भाई di क्या था? xi माइनस द अरिथमेटिक मीन, इसका स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन n। बिंगो, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये है पहला फॉर्मूला। जैसे अनग्रुप डेटा के लिए दो फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे भी दो फॉर्मूलाज हैं। और दूसरा फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, इट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, है ना? मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो मीन ऑफ स्क्वायर्स मतलब मीन ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस। फिलहाल आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या है? x1 x2 x3 अप टिल xn, इनका आप स्क्वायर कंसिडर करो। ओके, तो ये आपके पास अब एक नया डेटा सेट बन गया विच इज लाइक द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल ओल्ड डेटा सेट। इसका मीन निकालना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x1 स्क्वायर इज अकरिंग f1 टाइम्स, x2 स्क्वायर इज अकरिंग f2 टाइम्स एंड सो ऑन, xn स्क्वायर इज अकरिंग fn टाइम्स। तो इस डेटा का मीन कैसे निकालोगे आप? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब समेशन fi xi स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 to n होल अपॉन how many in total observations are there? Sum of all frequencies, that is summation fi i going from 1 to n, जिसको in short हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया मेरा मीन ऑफ स्क्वायर्स।
माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो ओरिजिनल डेटा सेट जो है उसका मीन क्या था, कैपिटल एक्स बार, है ना, और ये कैपिटल एक्स बार था क्या, एक्चुअली ये टर्म है कैपिटल एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ मीन, पर ये एक्स बार है क्या, इट इज summation fi xi I going from 1 to n upon sum of all frequencies which is capital N। ये मेरा x बार है, मुझे इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि अगला टर्म क्या है, स्क्वायर ऑफ मीन। So this is my second term. Okay, so the alternate formula for variance is, what is this, variance only? It is what, mean of squares minus square of mean. First quantity is mean of squared observations, second quantity is square of the arithmetic mean of original data set। ठीक है, ओके। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसकी रेंज और मीन डिविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। सिमिलरली अगर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करें तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स फाइंड आउट। सपोज मेरे पास ओरिजिनल ओल्ड डेटा सेट है जिसका मीन है m1, मैं थ्रू आउट द डेटा एक कांस्टेंट a ऐड करती हूँ, ऑब्वियसली नॉन जीरो, तो मेरे पास जो नया डेटा सेट आ जाता है उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, x1 प्लस a, x2 प्लस a एंड सो ऑन xn प्लस a। और इस नए डेटा सेट का मीन क्या होगा, ओरिजिनल डेटा सेट का मीन प्लस a, राइट। ओके, तो मुझे वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y के बीच में रिलेशन पता करना है, दैट्स माय एम। तो अगर मैं वेरिएंस ऑफ x को लेट्स से सिग्मा 1 स्क्वायर कहती हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन n, राइट। एंड वेरिएंस ऑफ y को अगर मैं सिग्मा 2 का स्क्वायर कहती हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन yi माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन n। बट yi क्या है, xi प्लस a, है ना, और m2 क्या है, m1 प्लस a, राइट। प्लस a माइनस a कैंसिल हुआ, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, समेशन xi माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन n विच इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर। तो आपके पास आ चुका है ये कंक्लूजन कि जब आप एक डेटा सेट में थ्रू आउट एक कांस्टेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके वेरिएंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर अब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बजाय एक नॉन जीरो कांस्टेंट से थ्रू आउट द डेटा को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस थी x1 x2 x3 अप टिल xn, तो मेरे पास अब न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई हैं, a टाइम्स x1 a टाइम्स x2 एंड सो ऑन टिल a टाइम्स xn। फाइन, तो ओरिजिनल डेटा सेट का मीन है m1, तो इस ट्रांसफॉर्म्ड डेटा सेट का मीन क्या हो जाएगा, a टाइम्स m1। फिर से मेरा काम यही है कि मैं वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y के बीच में रिलेशन निकालना चाहती हूँ। तो वेरिएंस ऑफ x क्या है, समेशन xi माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन n, है ना, और वेरिएंस ऑफ y क्या है, समेशन yi माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन n, राइट। बट अगेन what is yi, it is a times xi, what is m2, it is a times m1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके मिलेगा समेशन a स्क्वायर xi माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन n, पर यहाँ पे समेशन इज वेरिंग ओवर i, a स्क्वायर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन i, तो आई कैन पुल इट आउट ऑफ द समेशन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर बाहर, अंदर आई विल बी लेफ्ट विद समेशन xi माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन n, और ये क्या है, ये तो सिग्मा 1 स्क्वायर है। तो फाइनली आउटकम क्या आ रहा है, a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, मतलब सिग्मा 2 स्क्वायर इज a स्क्वायर टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर, या फिर वेरिएंस ऑफ y इज एक्चुअली a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। ऑल राइट देन, हम सीख चुके हैं निकालना रेंज, मीन डिविएशन और वेरिएंस, तीनों ही चीजें। और अब लास्ट में आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि जैसा मैंने बताया इट इज जस्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस।
तो आप वेरिएंस निकालना सीख चुके हैं, वो जो भी नंबर आए उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें एंड डिक्लेयर इट टू बी द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट डेटा सेट. ऑब्वियसली अगर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस डिनोट करता है तो सिग्मा विल डिनोट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो वी आर थ्रू विथ ऑल द 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं. सबसे पहला है ये, दिस इज नॉट सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वाइट सिंपल. इनफैक्ट इसका आंसर जो भी आएगा, आई एम सजेस्टिंग यू, ऑलरेडी रिकमेंडिंग यू टू रिमेंबर एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली यूज होता है. अगर आप बार बार निकालने बैठे तो इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो हम इसको यहाँ पे अभी निकालेंगे, व्हाट इज द आंसर. बट समवेयर इन योर नोटबुक एक रिजल्ट का बॉक्स बना के लिख लेना कि हमेशा ये याद रहे. ठीक है, चलो. वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे मेरा डेटा सेट क्या है? शुरू के n नेचुरल नंबर्स. अनग्रुप डेटा है, रॉ फॉर्मेट में दिया हुआ है, मुझे इसका वेरिएंस निकालना है. ठीक है, लेट्स से कैपिटल X इज द रैंडम वेरिएबल अज्यूमिंग दीज वैल्यूज. तो इसका वेरिएंस लिखा जाएगा ऐसे, है ना? सिग्मा स्क्वायर बोल देते हैं इसको. हमने सीखा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन. तो सबसे पहले तो मीन ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं. मेरी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं ये, तो स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, है ना? तो इस नए डेटा सेट का मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये मैंने क्या निकाल लिया? मीन ऑफ स्क्वायर्स, है ना, माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, मतलब स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ओरिजिनल डेटा. तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा है ना? इसका मीन क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका स्क्वायर. सो दिस इज स्क्वायर ऑफ मीन. ठीक है, अब ये न्यूमरेटर क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो हमें पता है किसके बराबर होता है? n+1 2n+1 बाय 6, और ये n ऑलरेडी डिनोमिनेटर में बैठा है. माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज n+1 बाय 2. ये n ऑलरेडी बैठा है और इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर. ठीक है, तो ये n कट गया, ये n कट गया. यहाँ पर आ जाएगा 4 और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n+1 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं ये एक n+1 यहाँ से और एक n+1 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, है ना? तो n+1 मैंने कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास बचता है 2n+1 बाय 6 माइनस n+1 बाय 4, है ना? लेट्स टेक आउट द एलसीएम. बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो एलसीएम आता है 12, मेरे पास आता है 4n+2 minus 3n minus 3. तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज n-1 by 12. ठीक है, n+1 into n-1 by 12 is coming out to be the variance of first n natural numbers, जिसको आप n² -1 by 12 भी लिख सकते हैं. सो एज आई सेड, प्लीज रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट. आप अभी इसको नोटबुक में डिराइव कर लो, आराम से इसका प्रूफ कर लो, एंड रिजल्ट तक ले आओ. बट फॉर फ्यूचर, इफ यू वांट एन एज इन द एग्जामिनेशन, स्पीड बढ़ानी है, तो रिमेंबर दिस एज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट ईयर जेई मेन सवाल. इसमें लिखा है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस are 9 and 0 respectively. If one of the observations is changed such that the mean of new set of 5 observations becomes 10, then find their standard deviation. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे. काफी कुछ दिया है इस सवाल में. लेट्स यूज ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट द आंसर. तो सबसे पहले तो मेरा जो ओरिजिनल ओल्ड डेटा सेट है उसमें 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. मैं उनको x1, x2, x3, x4, x5 मान लेती हूँ. ठीक है, लेट्स से ये वैल्यूज ली जा रही हैं कैपिटल X रैंडम वेरिएबल से. तो मुझे दिया हुआ है कि इसका जो मीन है वो 9 है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0 है. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बीइंग 0.
अगर सिग्मा 0 है मतलब सिग्मा स्क्वायर इज 0 स्क्वायर विच इज अगेन 0, जिसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट इज ऑल्सो 0। पर ये एक अनग्रुप डेटा सेट है ना, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5, और x बार की वैल्यू क्या है? 9। याद है ना वेरिएंस क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस, जहां पे डिविएशंस मीन के रिस्पेक्ट में लिए गए, राइट। तो मेरे पास ये क्या आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये ओके, which gives me summation of all these quantities is 0, है ना। तो ये समेशन किसका है? समेशन ऑफ नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है, isn't it? Summation of non-negative quantities is 0 and we know that happens only when each non-negative quantity itself is 0, है ना। तो जिससे मुझे ये समझ आता है कि xi माइनस 9 का स्क्वायर इज 0 फॉर एवरी i। पर स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज 0 इफ एंड ओनली इफ दैट रियल नंबर इटसेल्फ इज 0। तो इससे क्या समझ आता है कि भाई xi माइनस 9 इज 0 फॉर एवरी i। तो इससे क्या समझ आया कि xi इज इक्वल टू 9 फॉर एवरी i। 9 क्या था? 9 तो भाई था मेरा मीन। तो मुझे क्या मिल रहा है कि एक डेटा सेट जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, वो सीधे सीधे इंप्लाई करता है कि उसका वेरिएंस भी 0 है, जिससे नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये मिलता है कि उस डेटा सेट में बैठी हर एक ऑब्जर्वेशन मीन के बराबर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात रजिस्टर्ड है अपने दिमाग में, तो जब भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन 0 देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यार इस डेटा सेट की हर एक ऑब्जर्वेशन इसके अरिथमेटिक मीन के बराबर ही होगी, क्योंकि उस डेटा सेट का वेरिएंस भी 0 हो जाता है। कूल। यानी कि मेरा जो डेटा सेट है, ओरिजिनल ओल्ड डेटा सेट, उसमें क्या वैल्यूज बैठी हैं अब तो हमें पता चल गई है। 9 9 9 9 9, ये है मेरा ओल्ड डेटा सेट। अब सवाल कह रहा है वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन दिस ओल्ड डेटा सेट इज चेंज्ड सच दैट द मीन ऑफ न्यू डेटा सेट इज 10। तो इन पांचों ऑब्जर्वेशंस में से कोई एक बदली है। लेट्स से मैं मानती हूं कि शुरू की 4 सेम है, ये पांचवी बदली है, इसको मैं x रख देती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट वो 9 तो नहीं है। x इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आ गया मेरा न्यू डेटा सेट। इसका मीन मुझे दिया हुआ है 10, और इसी नए डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले तो अगर इसका मीन 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। दिस इज जस्ट x। तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 50 इज इक्वल्स टू 36 प्लस x, यानी कि x इज 14। तो मेरा जो नया डेटा सेट है वो बन जाता है 9 9 9 9 14। एक बार मेरे पास एक्सप्लिसिटली पूरा न्यू डेटा सेट आ चुका है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन मेरे पास आ चुकी है एक्चुअली। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डेटा सेट कंप्यूट करना चुटकियों का खेल है ना। अनग्रुप डेटा है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। इसको मैं लेट्स से कैपिटल Y मान लेती हूँ। तो ये मुझे कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले तो मैं वेरिएंस फाइंड करूंगी। वेरिएंस क्या होता है? समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, है ना। अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डिविएशंस, जहाँ पे डिविएशंस मीन के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं। यहाँ पे xi की जगह मैं yi लिखूंगी क्योंकि रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y है। x बार की जगह y बार लिखूंगी, जो कि मुझे सवाल ने दिया हुआ था 10। 10 इज द मीन, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 5, मतलब कि n की वैल्यू है 5। ये है y1, y2, y3, y4 एंड y5। ऑल राइट, इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है? y1 माइनस 10 मतलब 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर से 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर से 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर से 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, एंड लास्ट में 14 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो आता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1
प्लस 16/5 मतलब 20/5 मतलब कि 4, बट प्लीज माइंड इट 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएंस है, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज 2 सिटिंग इन ऑप्शन डी। ओके कूल, देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की विच इज कंबाइंड वेरिएंस एज वेल एज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। लेट्स से मेरे पास दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। एक में n1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दूसरे में n2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है x1 बार, दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है x2 बार। पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। ऑब्वियसली फिर पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सिग्मा 1, दूसरे का होगा सिग्मा 2। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशंस को कंबाइन करके एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हूँ which is called the combined distribution. उसमें कितने टर्म्स होंगे? ऑब्वियसली n1 plus n2 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। उसका मीन यानी कि कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। It will be denoted by x bar which is equal to n1 times x1 bar plus n2 times x2 bar upon n1 plus n2 जो कि है total number of terms in the combined distribution, है ना। सिमिलरली अगर मुझे वेरिएंस निकालना है उस बड़े कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से। क्या कह रहा है ये कि सिग्मा स्क्वायर डिनोट करेगा कंबाइंड वेरिएंस को एंड व्हाट विल इट बी इक्वल टू n1 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज n1 प्लस n2। अब n1 तो हमें पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सिमिलरली सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर मुझे पता है दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के इंडिविजुअल वेरिएंस हैं, पर व्हाट अबाउट d1 स्क्वायर एंड d2 स्क्वायर? देखो di तो हमने पढ़ा है कि डिविएशन डिनोट करते हैं, यहाँ पे इन पर्टिकुलर d1 क्या है? d1 बता रहा है कि मेरा कंबाइंड मीन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से कितना डिविएटेड है। इट इज x बार माइनस x1 बार। वहीं d2 की बात करूं मैं तो वो क्या बता रहा है कि मेरा कंबाइंड मीन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से कितना डिविएटेड है। तो d2 इज x बार माइनस x2 बार। ओके तो अब आपको समझ आ चुका है कि कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालना है। जैसे ही आप वेरिएंस निकाल लेते हैं आप इस क्वांटिटी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए और आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा। गॉट इट? वेल वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ द क्लास, पर अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी सी इंफॉर्मेशन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब होश उड़ा देने वाली, इसीलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो यार, जब भी आपके पास कोई डेटा सेट होता है ना तो उसका खुद का एक यूनिट होता है हमेशा। इसका मतलब ये है कि उस डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशंस बैठे हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स बैठे हैं, उन सब का भी वही यूनिट है। इनफैक्ट ऐसे डेटा सेट का जब आप मीन डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो तो ये क्वांटिटीज भी उसी यूनिट के साथ आती हैं। तो अब ऑब्वियसली सिचुएशन इमेजिन करो कि आपके पास दो डेटा सेट हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। आप उनको कंपेयर करना चाहते हो, आप उनके मीन डिविएशन निकालोगे। लेट्स से उनके मीन डिविएशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम आए हैं पर उनके यूनिट्स तो अलग अलग होंगे, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? आप कैसे पता करोगे कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा वेरिएबिलिटी फैक्टर है? आप कैसे पता करोगे कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा है, किस में कम है? यू वॉन्ट बी एबल टू कंपेयर दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस जिनके यूनिट्स अलग अलग हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण स्टैटिस्टिशियंस मजबूर हो गए थे और उन्होंने एक ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक ऐसे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की खोज की विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, जिसको यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, और इसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको इन शॉर्ट सीवी कहा जाता है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सीवी इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के आप दो अलग अलग यूनिट वाले डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंपेयर कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का सीवी ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा डिस्पर्स्ड है।
वहीं जिस डिस्ट्रीब्यूशन का CV कम आएगा वहां पे ऑब्जर्वेशन ज्यादा कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, यूनिफॉर्म है, होमोजेनस है, मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ डिस्पर्जन बहुत कम है। गॉट इट? नाइसली। ओके, एक बहुत इजी सा सवाल देखते हैं। यहां पे लिखा है कि मेरे पास 2 डेटा सेट्स हैं, ठीक है। पहले डेटा सेट का CV मुझे दिया है 75%, दूसरे का दिया है 90%, ठीक है। यानी कि 75 एक्चुअली सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100 है और 90 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100 है। ऑब्वियसली सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों के रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं और x1 बार x2 बार दोनों सीरीज या दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस या दोनों डेटा सेट के रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन है। मुझे ये भी दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ बोथ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 अपॉन x1 बार इंटू 100 और ये बन जाएगा 18 अपॉन x2 बार इंटू 100। ओके, मुझे निकालना है उन दोनों का मीन, मतलब x1 बार और x2 बार। तो आपके पास है 75 इज इक्वल टू दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा x1 बार इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट में आपके पास है 90 इज इक्वल टू दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x2 बार इज इक्वल टू अगेन 20। ओके, तो ये दो जो आपको सीरीज, दो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिए गए थे, दोनों का मीन सेम आ रहा है 20। सवाल तो खत्म हो गया, पर इस पे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। देखो, अभी आपके पास सिचुएशन ये है कि दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका मीन सेम आ रहा है। हम जानते हैं कि मीन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशली मीन वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बारे में तो बात ही नहीं करता है। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहली डिस्ट्रीब्यूशन का CV इज लेस देन दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का CV। मतलब जो मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म, मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजेनस, lesser variable, okay, lesser variable than the second distribution. Second वाला is more variable, यहाँ पे data is more scattered with respect to the central value, more dispersed, more spread. Got it? That means more variable. Okay, समझ में आया कि दो डिस्ट्रीब्यूशन जिनके मीन सेम है, यूनिट्स अलग अलग हैं, उनको भी आप उनके CV से कंपेयर कर सकते हैं। एक और चीज बहुत जो सुंदर यहाँ पे छुपी हुई है वो क्या है, लेट मी शेयर विथ यू। देखो यार, यहाँ पे ना दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन सेम आ रहा है, मतलब जो ये डिनोमिनेटर है ना ये सेम है ना। मतलब ये जो दो CV के फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है हमारे इस सवाल के हिसाब से। तो डिफरेंस सिर्फ क्या है, 15 और 18 में ही तो डिफरेंस है ना। मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में ही तो डिफरेंस है, और ये दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो न्यूमरेटर में बैठे हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये दोनों फॉर्मुलेस को देखो ना, ये वाला और ये वाला, इनके डिनोमिनेटर सेम है, फर्क है सिर्फ न्यूमरेटर में बैठे सिग्मा 1 सिग्मा 2 में। मतलब जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो क्वांटिटी ज्यादा, जिसका न्यूमरेटर कम वो क्वांटिटी कम। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा विल इंप्लाई CV ज्यादा, स्टैंडर्ड डिविएशन कम विल इंप्लाई CV कम। सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंक्लूजन हमें मिलता है वो ये है कि अगर आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका मीन सेम है, ओके, तो उनके स्टैंडर्ड डिविएशन से आप उनकी वेरिएबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा या फिर लेस वेरिएबल होगा। गॉट इट? और इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है और जिसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान है, खत्म हो चुका है। देखो यार, कॉन्सेप्ट्स की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना काफी नहीं होता, उन कॉन्सेप्ट्स को सवालों में सही तरह से अप्लाई करते आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ही के बेनिफिट के लिए मैं कहूंगी कि do not forget to check out the DPP and worksheet of today's session and solve them sincerely and honestly. Okay, on this note, it's me, Bhumika, signing off. I'll meet you super soon again. Till then, take care and keep learning. Thank you.